Assalamu alaikum. Chemical bonding is a very vast subject. In our previous video, we have discussed VBT and VESPER. लेकिन VBT और VESPER ने केमिकल बॉन्डिंग की तमाम डायमेंशंस को कवर नहीं किया था, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि एक और वीडियो के अंदर केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जो बाकी डायमेंशंस बच गए हैं उनको भी कवर किया जाए, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जामिनर कोई चीज़ आपके सामने रखे तो आपने तमाम चीज़ों को ओवरकम किया हुआ हो। तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के रिमेनिंग पोर्शन को। एक जनरल चार्ट आपके सामने मैंने पहली स्लाइड में डिस्कस किया है। इस तरीके से हम केमिकल बॉन्डिंग को एक चार्ट की सूरत में देख सकते हैं, या ये इनका जनरल मेथड है कि केमिकल बॉन्डिंग बेसिकली एटॉमिक जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी के लिए बॉन्डिंग बनाते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए वो दो तरह से बॉन्डिंग बना सकते हैं, या तो वो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करते हैं या फिर वो डुप्लेट रूल को कंप्लीट करते हैं। तो ऑक्टेट और डुप्लेट की जो अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशन थी वो दी थी कॉजल लेवर्स ने, और हम इसे लेवर्स अप्रोच कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर। और इससे हमने कुछ रिजल्ट ड्राइव किए थे। जो बेसिक रिजल्ट हमने ड्राइव किए थे वो दो तरह के थे, यानी आयोनिक बॉन्ड की सूरत में और कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में। ये दो तरह के बॉन्ड थे जो लेवर स्ट्रक्चर से हमारे पास आए थे, और इसके साथ ही एक हमें पहली जो मैनिफेस्टेशन थी स्ट्रक्चर की वो हमारे पास आई थी जो कोजल लेवर्स का फ्रेमवर्क था वहाँ से। तो आयोनिक बॉन्ड से फिर हमने दो चीज़ें ड्राइव की थी। एक तो लेटेस्ट एनर्जी और इंथाल्पी थी इन मुख्तलिफ आयोनिक कंपाउंड्स की, और कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के कंबाइन इफेक्ट से फिर हमने कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स को भी डिफाइन किया था, जैसे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड इंथैल्पी है, बॉन्ड ऑर्डर है, पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड है, एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं और इसी डायमेंशन में आपने इनको कवर करना है, इनकी डेफिनेशंस के साथ, इनके फार्मूलाज के साथ। फिर जो सबसे अहम डेवलपमेंट थी वो थी लेवस डॉट स्ट्रक्चर। ये लेवस अप्रोच जो थी केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ से हमने किया था। तो चार्ट में देखें, यहाँ पे मोलिकुलर स्ट्रक्चर को डिटेल के साथ एक उसका जो लेआउट है वो बताया गया है कि तीन तरह की जो मॉडर्न थ्योरीज थी वो मोलिकुलर स्ट्रक्चर से हमें देखने को मिली, वेस्पर, वीबीटी और एमओटी। इसके साथ मोलिकुलर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग ने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके बारे में कुछ डिटेल हमें दी है। अगर वेस्पर को देखें तो वेस्पर ने हमें मोलिकुलर जियोमेट्रीज दी हैं। वीबीटी और वेस्पर दोनों के मिलने से कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी हमें देखने को मिला है, और ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये है कि इसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, चूँकि बॉन्डिंग हो रही है और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से तीन डिफरेंट टाइप्स फर्दर भी हैं, लेकिन जो बेसिक थी वो तीन डिफरेंट टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिली। एक एसपी थी, और एसपी अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा जाए तो BeCl2 में है, और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा जाए तो C2H2 में है। इसी तरीके से एसपी यानी ट्रिपल बॉन्ड के साथ थी। फिर sp2 थी डबल बॉन्ड के साथ, ये और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में BCl3 में है 120 एंगल के साथ, और जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये C2H4 में है इथीन में, और यहाँ भी 120 एंगल है। उसके बाद sp3 है 109.5 डिग्री के साथ, और ये ऑर्गेनिक के अंदर CH4 में है, और इथेन में है, C2H4 में है, CCl4 में है, ETC। इन तमाम के अंदर sp3 जो है वो हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। फिर VBT ने एक और चीज़ भी हमें दी, वो थी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ये वाला कॉन्सेप्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट था जो VBT से हमारे पास आया। अब इससे हमने कुछ रिजल्ट जो थे वो ड्राइव किए। एक तो हमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉन्ड इनका पता चला कि ये जो ओवरलैपिंग होती है ये किस डायरेक्शन में होती है। अगर ये हेड टू हेड होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और अगर ये साइड टू साइड होती है तो पाई बॉन्ड बनता है। तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ की पता चला। ओवरलैपिंग की एक्सटेंट का पता चला कि एटॉमिक ऑर्बिटल किस एक्सटेंट तक ओवरलैपिंग करते हैं। साथ में हमें स्ट्रेंथ का पता चला कि कौन सा सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है या पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है। और फिर हमें ओवरलैपिंग की डिफरेंट टाइप्स मालूम हुई कि SS ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, SP ओवरलैपिंग हो तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, PP ओवरलैपिंग हो तो पाई बॉन्ड बनता है। ये रिजल्ट थे जो VBT से ड्राइव हुए। फिर आती है हमारे पास MOT। MOT ने फॉर्मेशन ऑफ जो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल था, इनकी फॉर्मेशन को डिफाइन किया। फिर उसके साथ इसने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो मोलिकुलर ऑर्बिटल से उनका कॉन्सेप्ट दिया। फिर हमारे पास इसने मोलिकुलर ऑर्बिटल की टाइप्स को डिफाइन किया। जब टाइप्स के अंदर से फिर हमने कुछ रिजल्ट को ड्राइव किया और मोलिकुलर बिहेवियर को जज किया, जिसमें आप MOT में बॉन्ड आर्डर को ड्राइव करते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड को फाइंड आउट करते हैं, बॉन्ड लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, और मैग्नेटिक बिहेवियर को देखते हैं। तो ये वो सारी डेवलपमेंट्स थी जो MOT से हुई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें पता चला था कि कितनी टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इससे इंट्रामोलिक्यूलर थी, जो एक ही हमारे पास, जैसे हम फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक मोलिक्यूल है बेंजीन का, और यहाँ पे OH है, और यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH।
तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है, और ये इंट्रामोलिकुलर है, यानी एक ही मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे वाटर के अंदर होती है H2O, यानी OH, तो यहाँ ये जो O है ये नेक्स्ट H के साथ जो है वो हमारे पास बना सकता है। तो इस तरीके से जो है ये वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान है, जो इंटर बॉन्ड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये वो सारे कॉन्सेप्ट थे जो एक जनरल हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बेसिक डेवलपमेंट से वहाँ से हासिल हुए थे। तो इस जनरल चार्ट के अंदर जितनी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, आपने कोशिश करनी है इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों को कॉन्सेप्ट हो, चूँकि आने वाले MCQs में यही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। MCQ पर प्रोसीड करने से पहले एक शॉर्ट ट्रिक्स में आप देख लें फार्मूलाज जो यूटिलाइज हो सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। जो पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फॉर्मल चार्ज का है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी दफ़ा ये MCQ आता है कि फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करें। तो तरीकाकार यह है कि फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखें, उसमें से माइनस कर दें नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, जो उस मॉलिक्यूल्स जो उस हमारे पास जो फार्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल हुई है उसमें अंदर जो नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उनको माइनस करें, फिर माइनस करें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग का हाफ लें और उसको माइनस कर दें, तो इससे हमारे पास फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला इंतहाई ईजी है, आपने पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवर 2। हाइब्रिडाइजेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटाइन और एनाइन, इस फार्मूले के तहत आप किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। स्लाइटली मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे ओवरलैपिंग को, ये एस ओवरलैपिंग है, चूँकि एस स्फेरिकल होता है तो ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो एस ओवरलैपिंग करते हैं और यहाँ से हमारे पास बनता है सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट देखें तो एस और पी डम्बल शेप है और एस जो है वो स्फेरिकल है, तो ये भी जब ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। लीनियर ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। पाई बॉन्ड ये साइड टू साइड ओवरलैप करते हैं या पैरेलल ओवरलैप करते हैं और इससे हमारे पास जो है एक पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के साथ, जो पी वाई और पी जी की होती है। नेक्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस की है यहाँ पे इथीन की और यहाँ पे इथाइन की। ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, आप इसको देखिएगा कि इथीन के अंदर एक कार्बन का sp2, इसका sp2 और sp2 यहाँ पे सेंटर में एक सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ओवरलैप करने से, और बाकी जो इथीन के हैं सिग्मा बॉन्ड्स वो जो है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ साइड पे बनते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक पी वाई ऑर्बिटल जो इथीन का है वो एम्प्टी होता है दोनों साइड पे, तो ये वाई ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और इससे हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनता है। तो एक पाई बॉन्ड इसमें होता है जो यहाँ पे ऊपर मेंशन है, एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ये है और 4 सिग्मा बॉन्ड साइड पे हैं, तो टोटल इसके अंदर 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये इथीन की डेमोन्स्ट्रेशन है। इथाइन में देखें तो इथाइन के अंदर sp जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है वो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा इधर होता है और एक सिग्मा इधर होता है। इट मीन्स यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और फिर यहाँ पे हम जब देखते हैं तो यहाँ पी वाई भी एम्प्टी होता है और पी जी भी एम्प्टी होता है, तो इसका पी वाई पी जी इसके पी वाई और पी जी के साथ ओवरलैप करता है और यहाँ से 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो आप ऊपर और नीचे डबल पाई बॉन्ड देख सकते हैं, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड होते हैं और यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ 180 का एंगल होता है। ये sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल की डायग्राम डिस्कस की गई है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दोनों, ये इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन के साथ हमारे पास जो है वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है जो कि यहाँ पे है, और फिर इन दोनों के कम्बिनेशन के साथ एंटी बॉन्डिंग बनता है हायर एनर्जी पे जो कि यहाँ पे है। इनकी डेमोन्स्ट्रेशन ये है, ये याद रखिएगा जो यहाँ पे साई के साथ के साथ जो क्वांटम ट्रीटमेंट है इसके रिलेटेड भी MCQ पेपर में आ जाता है कि जो सिग्मा होता है और सिग्मा स्टार, इनकी जो क्वांटम डेफिनेशन है या इक्वेशन है वो कौन सी है, तो ये वाली इनकी इक्वेशंस हैं। इसमें बॉन्डिंग में पॉजिटिव होता है और एंटी बॉन्डिंग में नेगेटिव होता है। तो ये है एक जनरल डेमोन्स्ट्रेशन मुख्तलिफ फार्मूलाज की, मुख्तलिफ डायग्राम्स की और मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की, जो हम आने वाले MCQs में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट MCQ में कहते हैं द इलेक्ट्रोवैलेंसी थ्योरी एक्सप्लेन्स द एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय एंड डैश दैट ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफ़र या शेयरिंग, जो इलेक्ट्रोवैलेंसी थ्योरी है उसके अंदर उसकी बेस जो होती है वो शेयरिंग वो होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस पे। इलेक्ट्रोवैलेंसी थ्योरी की बेस किस पे होती है, ये याद रखिएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस पे होती है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इवन दो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चूंकि ये इलेक्ट्रोवैलेंसी थ्योरी की बेस पे हैं दोनों बॉन्ड, तो इनकी बुनियाद जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस पे है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि NO3 के अंदर NO3 माइनस जो आयन है इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं नाइट्रोजन एटम के ऊपर। इसके स्ट्रक्चर को देखें कि N सेंटर में होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O के साथ है और यहाँ सिंगल बॉन्ड O के साथ है और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड जो है ये O के साथ है। तो अब यहाँ पे देखें कि इनके ऊपर जो होते हैं ये हमारे पास चार्ज माइनस होता है। अब यहाँ पे शेयर करें देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 2 आ गए। अगर हम उसकी बात करें लॉन पेयर की तो इसके पास लॉन पेयर जो हैं वो 6 हैं और इसके पास जो लॉन पेयर हैं वो भी हमारे पास 2 हैं। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास N है ये सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम ने एक ये बॉन्ड पेयर, एक ये और एक यहाँ पे, यानी हमें देखने में तो 3 बॉन्ड पेयर लग रहे हैं सिग्मा के। सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 हैं और एक यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है। तो सिंगल यहाँ पे क्या है? ये पाई बॉन्ड भी है। 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल मिला के बॉन्ड कितने बन गए? ये 4 बॉन्ड बन गए। बॉन्ड पेयर बन गए 4 और लेकिन इसके पास लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास क्या है? इसके सारे इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हैं तो लोन पेयर इसके पास 0 है। तो 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो 4/0 हमारा राइट ऑप्शन होगा और ये है डी ऑप्शन। A very easy question. Ratio of number of lone pairs in central atoms of NH3, H2O and XeF2. NH3 का अगर हम देखें तो इनका कुछ स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ लॉन पेयर होता है H टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है और एक लॉन पेयर की वजह से ये ट्राइगोनल पैरामाइडल बन जाता है। तो एक लॉन पेयर है इसके अंदर। और अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो वाटर के अंदर जो है हमारे पास H और H यहाँ पे 2 लॉन पेयर्स हैं। इसी तरीके से जब हम XeF2 को देखते हैं तो XeF2 तो इसका स्ट्रक्चर आ रहा होता है लीनियर। तो इसके पास जो है बेसिकली इसके पास एक लॉन पेयर यहाँ पे होता है और 2 लॉन पेयर यहाँ पे होते हैं। तो इसके पास टोटल 3 लॉन पेयर होते हैं और इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपैरामाइडल होता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बाद जो है इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनता है वो लीनियर बनता है। तो इसके पास 3, इसके पास 2 और इसके पास 1। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस सीक्वेंस में देखें तो 1, 2 और 3 और ये हमारा सी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट? सबसे पहले हमारे पास BF3 है। जब BF3 का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की अरेंजमेंट बनती है। चूँकि ये एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर जो है वो तमाम बॉन्ड एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और इसका डाइपोल परमानेंट डाइपोल 0 होता है। हमारे पास इसका परमानेंट डाइपोल नहीं होता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है SF4 का, इसको डिस्कस करते हैं हम बाद में। SiF4 को देखिएगा, ये भी एक टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तमाम बॉन्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास ओवरऑल इसका नेट डाइपोल 0 होता है। इसी तरीके से XeF4 को देखें तो XeF4 में यहाँ भी लॉन पेयर होता है और यहाँ भी लॉन पेयर होता है। तो ये एक सिक्योर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। और ये सिक्योर प्लेनर का आपको पता है डाइपोल 0 होता है, चूँकि ये भी बॉन्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं तो इसका भी ओवरऑल 0 होता है। तो परमानेंट डाइपोल होता है SF4 का। SF4 का किस तरीके से होता है? चूँकि SF4 का जो स्ट्रक्चर होता है ये सीसा होता है। यहाँ पे और इन दोनों पोजीशंस पे FF होते हैं। तो और यहाँ पे इसका जो है वो लॉन पेयर होता है। तो इसके अंदर इफेक्ट्स कैंसिल नहीं होते और इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, इसका 0 नहीं होता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर 5 में H2 इज अ डाइपोलर वेयर इज BeF2 इज नॉट, इट इज़ बिकॉज। H2O का स्ट्रक्चर आपको पता है बेसिक टेट्राहाइड्रल होता है और इसके अंदर चूँकि 2 लॉन पेयर होते हैं इस वजह से इसका स्ट्रक्चर बेंट बनता है। और अगर हम BeF2 का देखें तो BeF2 का लीनियर स्ट्रक्चर होता है और यही वजह है कि इसके लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से इसका डाइपोल जो है वो 0 हो जाता है और इसके बेंट स्ट्रक्चर की वजह से या एंगुलर स्ट्रक्चर की वजह से इसका डाइपोल होता है। तो ये फिर एक डाइपोलर है और BeF2 डाइपोलर नहीं है। तो इसकी जो रीज़न है वो सी है, H2 इज़ एंगुलर एंड BeF2 इज़ लीनियर। बॉन्डिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट MCQ है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। देखिएगा डाइपोल जो होती है ये हमेशा डाइपोल जो बनते हैं हमारे, इसमें हमेशा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और दूसरा जो है वो लेस इसकी ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और जो इसके साथ होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें HCl में तो HCl में यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इंड्यूस्ड डाइपोल
हमारे पास जो है ये नोबल गैसेस के अंदर भी बनते हैं, मोनोवेलेंट जो एटम्स हैं उनके अंदर, और इसी तरीके से ये कुछ CCl4 वगैरह में भी बनते हैं। तो He के अंदर इंड्यूस डाइपोल होंगी। लेकिन अगर आप नीचे वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे इसमें इंड्यूस डाइपोल तो हैं लेकिन इसके अंदर डाइपोल नहीं बनते। इसी तरीके से इसके अंदर डाइपोल बनते हैं लेकिन इसमें इंड्यूस नहीं है, इसमें भी डाइपोल बन जाते हैं। Cl2 में डाइपोल नहीं बनते जबकि CCl4 में इंड्यूस तो हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो फिर ए होगा। अमंग द फॉलोइंग द मोलिक्यूल विद द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज, तो जब इनकी डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि CH3Cl की जो डाइपोल मोमेंट है ये सबसे ज़्यादा होती है। तो CH Cl3 की, इसकी वजह क्या हो सकती है? एक तो इसकी वजह ये हो सकती है कि इसमें हमारे पास एक तरफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl होता है और ये इनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ को अपनी तरफ खींचता है इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। जब Cl2 में बात करते हैं तो 2 Cl आ जाते हैं और इनकी वजह से एक कंपटीशन डेवलप होता है और वहाँ पे कुछ इफेक्ट कैंसिल होने लगता है। जब 3 आते हैं तो और ज़्यादा उनके दरमियान में एक कम्बिनेशन और एक कंपटीशन होता है, और 4 में तो जाके ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके से जो मैक्सिमम हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होती है वो CH3Cl में होती है। Another important question कि which of the following contain maximum number of lone pairs on the central atoms। आपको जो गिवन ऑप्शन दिए गए हैं इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रा करें ज़रा। जो फर्स्ट है इसके अंदर सेंट्रल एटम Cl है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन पाए जाते हैं 3, और साथ में जो हमारे पास एक ऑक्सीजन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ लोन पेयर 0 हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो आप देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर कह रहा हूँ, स्क्वायर प्लेनर होता है। यहाँ पे F और यहाँ भी F, यहाँ भी F, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो लोन पेयर हैं वो 2 होते हैं इसके अंदर। तो आपने इसको याद रखना है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होते हैं। SF4 में जब देखते हैं तो SF4 का जो स्ट्रक्चर होता है ये सीसा होता है, F और यहाँ पे 2 हमारे पास F होते हैं और यहाँ एक लोन पेयर होता है। तो इसके पास नंबर ऑफ़ लोन पेयर 1 होता है। जब I3 की बात करते हैं तो I3 का स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें हम यहाँ पे I और यहाँ पे I, तो I3 के पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं और इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास हुए? फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन I3 माइनस के पास हुए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी है। क्वेश्चन नंबर 9 में द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन क्लोरेट आइंस। क्लोरेट आइन का स्ट्रक्चर होता है ClO3 माइनस, और Cl ने एक तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए होते हैं और एक तरफ जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो इसके पास टोटल 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 लोन पेयर होते हैं। और फिर अगर हम इस अरेंजमेंट में देखें तो 1 2 3 4 5 और 2 जो है ये इसके पास भी होते हैं। अब ज़रा काउंट करें तो ऑक्सीजन के पास टोटल लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ऑक्सीजन के पास 7 लोन पेयर हैं, जबकि एक जो है वो उसके पास क्लोरीन के पास है। तो इन सब को जमा करें तो हमारे पास टोटल लोन पेयर आ गए 8। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 8 पेयर जो हैं लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ये वाला क्वेश्चन भी इससे फेमिलियर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हम एक पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं। इसके अंदर कहा गया है कि नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स बताएं रिस्पेक्टिवली। तो XCF2 के स्ट्रक्चर को देखें ज़रा। XCF2, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें F यहाँ पे और F यहाँ पे, अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये एक हमारे पास सीसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसमें 3 लोन पेयर हैं और बाकी जो है वो दोनों फ्लोरीन जो है वो हमारे पास लीनियर अरेंजमेंट में जीनोन के साथ अटैच हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ लोन पेयर जो हैं वो 3 हैं। नेक्स्ट में देखें तो नेक्स्ट हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर है और स्क्वायर प्लेनर में जो नंबर ऑफ़ लोन पेयर हैं वो 2 हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, बाकी यहाँ पे फ्लोरीन अटैच हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ लोन पेयर 2 हैं। लास्ट में देखें तो लास्ट एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है हमारे पास, और इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में जब हम जीनोन पे देखते हैं तो 2 जो 1 लोन पेयर है वो यहाँ पे भी एग्जिस्टिंग होता है। तो हमारा जो करेक्ट सीक्वेंस होगा फिर वो 3 2 1। तो डी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे देखें H2S का जो स्ट्रक्चर होता है, H सेंटर में होता है H और यहाँ H, और यहाँ इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं
बेसिकली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन एंगुलर हो जाता है जब इसमें 2H आते हैं। CO2 का लीनियर होता है और लीनियर में ये एक दूसरे को क्रॉस आउट करके इनका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। CCl4 का भी जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसमें भी तमाम Cl एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और हमारे पास नेट डाइपोल ज़ीरो होता है। BF3 का एंगुलर होता है और इसमें भी तमाम जो हैं वो हमारे पास F आपस में क्रॉस आउट करते हैं और इनका डाइपोल ज़ीरो हो जाता है। तो ये वाहिद है जिसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता और हाईएस्ट है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन C2- आयन इन कैल्शियम कार्बाइड। जो कार्बाइड होता है कार्बन का, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड के साथ C के साथ अटैच होता है और नेट इसके ऊपर 2- होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में 2 पाई बॉन्ड्स हैं और सिंगल हमारे पास जो है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो जो हमारी इससे फिर डेरिवेशन बनेगी वो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। एन अदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो अब देखें कि इसमें से फाइंड आउट करें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं C2H4 का तो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो CH, यहाँ भी H डबल बॉन्ड CH। तो इसमें एक सिग्मा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इसमें तो वैसे ही 4 सिग्मा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में देखें तो N और यहाँ पे इसके साथ F है, डबल बॉन्ड N F। तो अब यहाँ पे देखें एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक ये, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट देखें CH और अगर यहाँ पे आप Cl कहें इसके साथ अटैच है और डबल बॉन्ड करें CH तो यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड ये और एक ये, एक इसके साथ एक इसके साथ, यहाँ तो वैसे ही क्रॉस कर गए हैं, ये भी नहीं होगा। लास्ट को देखें HC ट्रिपल बॉन्ड N, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है, तो जो डबल सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पे फिर एक पाई बॉन्ड नीचे है एक ऊपर है, तो 2 पाई बॉन्ड भी यहाँ पे देखने। सबसे पहले आपने सिग्मा फाइंड आउट किया तो वो वैसे ही डी ऑप्शन में थे, तो हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 में हाउ मैनी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड। आपने वो लोन पेयर बताने हैं जो इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस के अंदर है। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक जो है वो डबल लोन पेयर वैसे मौजूद हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखें तो है क्या, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे रेजोनेंस में तो कोई चीज़ आ ही नहीं सकती, तो एस तो वैसे ही रेजोनेंस से निकल गया। अब रेजोनेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो यहाँ तक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस के अंदर आ रहा है। तो अब इसके अंदर एक लोन पेयर ऑक्सीजन का रेजोनेंस में आएगा और दूसरा जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन का रेजोनेंस में आ सकता है। तो बेसिकली 2 ऐसे लोन पेयर हैं हमारे पास जो इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस में आ सकते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी इस ट्रिक को रिमेंबर रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स आ जाएं और रिंग के अंदर आ जाएं और उसके साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अटैच हों, तो उसके में जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होगा। इस पॉइंट को याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, हमेशा अगर पैरा पोजीशन पे कोई लीनियर मॉलिक्यूल अटैच हों, यानी सेम ही हो, सेम मॉलिक्यूल हो और लीनियर भी हो, वो पैरा पोजीशन पे अटैच हो, तो तब जाके उसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो बनेगा। यहाँ पे आप देखें तो है तो पैरा पोजीशन पे, लेकिन ये लीनियर नहीं है, तो यहाँ पे ज़ीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। यहाँ भी पैरा पोजीशन पे है, सेम है लेकिन लीनियर नहीं है, तो यहाँ भी डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ भी देखें ये तो लीनियर है लेकिन ये लीनियर नहीं है, तो यहाँ पैरा पोजीशन पे ही, तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल है दोनों तरफ और ये पैरा पोजीशन पे अटैच है, तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। तो ये हमारा जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा और ये है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया अरेंज द गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। तो जो पहला ऑप्शन है हमें इसमें देखें तो हमारे पास NO2 है, तो जो NO2 है वो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है, तो इसके ऊपर पूरा चार्ज है, यानी ये पार्शियल नहीं है, ये फुल चार्ज के साथ है, तो इसका डाइपोल मैक्सिमम होगा और हाईएस्ट होगा इस रेंज में। अब सेकंड में देखें तो NH2, अब जितने बाकी रिमेनिंग हैं इनमें पार्शियल चार्जेस हैं, और जब पार्शियल चार्जेस हैं तो इसमें देखते हैं कि हम जो CN है ये स्ट्रांगली पुल करता है और इसके ऊपर मैक्सिमम पार्शियल चार्जेस होता है, तो सेकंड नंबर पे इसका होगा, यानी फर्स्ट पे फर्स्ट होगा, फिर इससे कम जो है वो फोर्थ का होगा।
जब रिमेनिंग को कंपैरिजन करते हैं तो अमाइन से ज़्यादा फ्लोरीन जो है वो इफ़ेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो उसके बाद हमारा पोजीशन जो है वो फ्लोरीन की होगी, और फ्लोरीन है थर्ड, तो थर्ड, और फिर लास्ट पे हमारा जो है वो सेकंड होगा। तो ये करेक्ट पैटर्न है और ये हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, ये एक अलग डायमेंशन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं CuSO4.5H2O, इसमें बताएं कि इलेक्ट्रोवेलेंट इसमें बॉन्ड है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, इनमें से कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा Cu जो 2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान तो वैसे ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड तो इसमें होगा। इसका मतलब कि एक तो हमारा जो है वो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। फिर सेकंड देखते हैं और वो है कोवलेंट का। जो ये वाली डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके अंदर यानी SO4 के अंदर जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो इट मीन्स कि इसके अंदर कोवलेंट भी पाया जाता है और सेकंड भी हमारा ऑप्शन ठीक है। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट। जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए कॉपर पे अटैक कर रहे होते हैं, तो ये देखें यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पाया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन भी ठीक है। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑप्शन भी होता तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहाँ पे और यहाँ पे जो सल्फेट के मॉलिक्यूल्स O हैं, ऑक्सीजन है, उनके दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ऑप्शन भी करेक्ट होता। तो इस इंपॉर्टेंट MCQs को आपने याद रखना है और इसका फिर करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं कि एन आयोनिक कंपाउंड है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में होगा, उसकी R पॉजिटिव और R नेगेटिव की जो रेशो है कैटाइन टू एनाइन रेशो वो किस रेंज में होगी। ये जो टेबल मैंने मेंशन किया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे रिमेंबर रखना है। यहाँ से एक्सपेक्टेड जो है वो MCQ आ सकता है। तो यहाँ पे देखें क्यूबिक की जो रेंज है वो यहाँ मेंशन है कि अगर अबव देन 0.732 हो तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर होगा वो क्यूबिक होगा। अगर कैटाइन और एनाइन की रेशो ये हो तो ऑक्टाहाइड्रल होगा, अगर ये हो तो टेट्राहाइड्रल होगा, और अगर ये वाली हो तो ट्राईएंगुलर होगी। तो हमें टेट्राहाइड्रल रिक्वायर्ड है, उसके लिए ये वाली जो रेंज है ये होना ज़रूरी है 0.2252 टू 0.414। तो हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आज की वीडियो की लास्ट MCQ है। कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूट्रल एटम्स इन इक्विलिब्रियम इज़। ये भी न्यू MCQ होगा आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। जो हमारे पास इक्वेशन होती है जिससे हम डिस्टेंस निकालते हैं वो बेसिकली फोर्स की होती है, और ये हमारे पास इक्वल होती है 12A/R की 13 माइनस 6B ओवर हमारे पास जो होता है ये R का R7 होती है। जब हमारे पास एटम्स जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं तो F 0 हो जाती है, और F के ज़ीरो होने से अब जब ये इक्वेशन में F 0 होगी तो हम एक तरफ इसको लेके आ सकते हैं 6B/R7 इज़ इक्वल टू 12A/R की 13। हमें R फाइंड आउट करना है, तो यहाँ R जो है ये R13 को उधर ले जाएं और 6B को इधर डिवाइड कर दें, तो ये 12A/6B इधर आ गया और यहाँ R13 ऊपर आ गया और R7 नीचे। तो यहाँ कट करें 6 2 से, तो हमारे पास यहाँ आ गया 2A/B, और यहाँ से अगर 7 ऊपर जाए तो 13 में से माइनस हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 2A/B, और यहाँ से अगर इसको माइनस करें तो आपके पास R6 आ गया 2A/B। हमें चाहिए सिर्फ 6 की वैल्यू, तो दोनों तरफ 1/6 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ भी 1/6 से और यहाँ भी सारे को 1/6 से, तो यहाँ 6 से कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2A/B और सारे का 1/6। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन फिर कौन सा होगा, तो 2A/B और सारे का 1/6, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया और जो डायमेंशन हमारे वेस्पर और वीबीटी के बाद रह गए थे उनको डिस्कस किया, जिसमें मोस्टली डाइपोल मूवमेंट का टॉपिक थे। उसके अलावा जो शॉर्ट आपने टॉपिक्स देखे जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस और बाकी जो केमिकल बॉन्डिंग के एस्पेक्ट्स से उनको क्लियर किया। मेरा इरादा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को डिस्कस करूँ ताकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रिपरेशन हो सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वीडियो का लेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर मुझे उस डोमेन में रहते हुए वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम थर्मोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो ये थी केमिकल बॉन्डिंग और बेसिक के रिलेटेड जितना तमाम वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं बेसिक के रिलेटेड, लाजमन देखें, और इन वीडियोस में से ऑलमोस्ट 24 to 30% पोर्शन जो पेपर का है वो आता है। इन तमाम MCQs को देखें, इनके डोमेन्स में जो आपको फर्दर MCQs मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, और अगर किसी MCQs के बारे में आपको कोई उलझन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।